अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज तक हमने एंडोक्राइन सिस्टम के जो है 2 लेक्चर्स वो अपलोड किए। आज हम तीसरा लेक्चर जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं और जहाँ आज हमारा जो टॉपिक है वो हार्मोन का थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था और हम हाइपोथैलेमस की तरफ आज इंशाअल्लाह रहमान जाएंगे। तो ये जो हार्मोन है उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहले एक होता है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन वो सिक्रीशन होती है जो किसी भी सेल से निकले, जिसको सिक्रेटरी पावर हो और वो सिक्रीशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाए। अगर किसी सेल ने कोई चीज़ सिक्रेट की और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गई, उसके बाद वो सिक्रीशन उसी सेल पे वापस एक्ट करे, उसको ऑटोक्राइन बोलते हैं। ऑटोक्राइन जो वो सिक्रीशन होती है जो जिस सेल से बाहर आएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, फिर उसी सेल पे एक्ट करेंगे थ्रू रिसेप्टर्स। दूसरा होता है पैराक्राइन। पैराक्राइन वो चीज़ होती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आए, कोई सेल उसको सिक्रेट करे, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये आए और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने के बाद ये दूसरी सेल्स पर एक्ट करती है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है, ऑटोक्राइन वो केमिकल सिक्रीशंस होती है फ्रॉम द सेल जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आके वापस उसी सेल पे एक्ट करती है जिस सेल से वो सिक्रेट हुए थे। और दूसरा पैराक्राइन है जो किसी सेल से सिक्रेट हो जाए, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आए और वापस जो है डिफरेंट सेल्स पे एक्ट करे, उसको पैराक्राइन बोलते हैं। और कुछ चीज़ें वैसे हमने भी सुनी थी, साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगी वो हार्मोन्स भी एक्ट कर सकती है, ऑटोक्राइनेज भी एक्ट कर सकती है, पैराक्राइनेज भी एक्ट कर सकती है। जैसे लिम्फोकाइनेज की एग्जांपल हम लेते हैं या इंटरल्यूकिन्स के एग्जांपल हम लेते हैं। इंटरल्यूकिन लिम्फोकाइनेज दे आर सिक्रेटेड बाय हेल्पर सेल। उनका काम है इम्यून सेल्स जो है उन पे एक्ट करना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराना, तो उनको हम साइटोकाइनेज बोलते हैं। साइटोकाइनेज जो है केमिकल सब्सटेंस है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं और उसके बाद वो ऑटोक्राइन हो सकती है, या तो इसी सेल पे एक्ट करेंगे जिसने इसे सिक्रेट किया, या पैराक्राइन एक्ट कर सकती है, किसी दूसरी सेल पे एक्ट कर सकती है, सिंपली दे कैन एक्ट एज हार्मोन। तो यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स है हार्मोन जो है ये रिलेटेड पढ़नी होती है कि ऑटोक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन क्या होता है और साइटोकाइन क्या होता है। अब हम हार्मोन्स को पढ़ते उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो कल मैंने ट्रॉफिक हार्मोन्स बोला था, उसके बाद मैंने नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स का कुछ बोला था। आज हम देखेंगे व्हाट आर रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो किसी सिक्रीशन को सिक्रेट करवाएं, किसी चीज़ को वो रिलीज़ करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किसी ग्लैंड से या हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन आया और किसी और ग्लैंड पे एक्ट करा उसने, तो उससे वहाँ से कोई सिक्रीशन निकली, तो इसको हम बोलते हैं इज़ अ रिलीजिंग हार्मोन। दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे कोई हार्मोन है वो किसी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उस ग्लैंड को वो जो है इनहिबिट करता है, वो उसको ये सिक्रीशन जो है छोड़ने नहीं देता, उसको बोलते हैं हम इनहिबिटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे 2 क्लास ऑफ हार्मोन सिर से बन गए। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होता है जो किसी ग्लैंड पे एक्ट करे या किसी सेल पे एक्ट करे और वहाँ से कोई सिक्रीशन वो करवाए, इसको रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे। और अगर कोई हार्मोन जो है वो किसी ग्लैंड पे या किसी सेल्स पे वो एक्ट करे तो उसके बाद वहाँ से वो सिक्रीशन से उनको बाहर ना आने दे, उसको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। बोथ दीज हार्मोन, सिक्रेटिंग रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। तो these were the another 2 class of what I can say हार्मोन्स। उसके बाद हार्मोन्स के होते हैं टारगेट। पहले होता है हार्मोन का सोर्स, हार्मोन कहाँ से निकले। फॉर एग्जांपल हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से निकला। हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद ये जो हार्मोन है किसी पे एक्ट करेगा, तो यहाँ से जहाँ से ये निकले थे उसको बोलते हैं ऑरिजिन या उसको सोर्स बोलते हैं। फिर सोर्स से निकलने के बाद ये हार्मोन पहले किस पे एक्ट करे उसको बोलते हैं हम प्राइमरी टारगेट। हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो टारगेट्स के रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करा के दूंगा। हाइपोथैलेमस से हम लेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का ओरिजिन हाइपोथैलेमस है और उसके बाद ये जाता है एक्ट किस पे करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड विल बी द प्राइमरी टारगेट जिस पे पहले थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने एक्ट किया।
उसके बाद थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बाहर आएगा जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहाँ से निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने जो हार्मोन्स हैं T4 थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन वो रिलीज़ करें। तो TSH जब स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, वो अपनी दिस विल बी द सेकंड टारगेट, दिस विल बी सेकेंडरी टारगेट। प्राइमरी टारगेट हार्मोन आया, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करा, वहाँ से हार्मोन्स निकले, तो प्राइमरी टारगेट पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया, वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करा, तो थायराइड ग्लैंड भी सेकेंडरी टारगेट। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 रिलीज, और T3 T4 बॉडी सेल्स पे एक्ट करेंगी, चाहे उनने जो है सोडियम पोटेशियम पंप को इंक्रीज कराना या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, जिन सेल्स पे वो थायराइड हार्मोन जो है एक्ट करेगा, दे विल बी द फाइनल टारगेट्स। तो हार्मोन्स अपनी एक्शन के दौरान 3 टारगेट सेट करते हैं। पहले उनका ऑरिजिन होता है, उसके बाद प्राइमरी टारगेट पहले किस पे एक्ट करेंगे, वहाँ से क्या निकलेगा वो किस पे एक्ट करेगा सेकेंडरी टारगेट, और वो जाके फाइनली किस पे सेल बॉडी सेल पे एक्ट करेगा, दैट विल बी द फाइनल टारगेट। दिस वर द टारगेट्स ऑफ हार्मोन। उसके बाद सीधे हम आते हैं अब हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस ये हम मान लीजिए एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस ही नर्वस कंट्रोल या न्यूरल कंट्रोल देता है एंडोक्राइन सिस्टम को। अगर हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो न्यूरल कंट्रोल जो है वो चला जाएगा बॉडी से, और हम ये कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम एट दैट टाइम। Hypothalamus, it's very necessary for the proper functioning of the endocrine system within the body. This hypothalamus, it just lies below the diencephalon, which carries the thalamus body. From the upside it is epithalamus, at the center it is thalamus, and below thalamus it is hypothalamus. And this hypothalamus, it comprises of specialized neurons, and the cell bodies of those neurons are organized into nuclei, and those nuclei, they control the activity of hypothalamus. I will tell you one point regarding hypothalamus. All the excitatory and inhibitory thoughts that arise in the body, signals that arise in the body, stimulus that arise in the body, बॉडी में जो भी स्टिमुलस अराइज होंगी, खाने की होगी, वाटर का जो है बॉडी में कम पड़ जाए, ग्लूकोज कम पड़ जाए, या एक्साइटेशन आ जाए, या डिप्रेशन आ जाए, एंग्जाइटी आ जाए, जो भी स्टिमुलस है, पहले इसको परसीव एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेटेड हाइपोथैलेमस ही करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इट इज़ फुली लेडन विद न्यूक्लियाई। हम बात करें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया की, वो भी हाइपोथैलेमस में। हम बात करें सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लिया की, वो भी हाइपोथैलेमस में। हम बात करें डोर्सोमीडियल न्यूक्लिया की, वो भी हाइपोथैलेमस में। हम बात करें वेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया की, वो भी हाइपोथैलेमस में। हम बात करें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया की, वो भी हाइपोथैलेमस में। हम बात करें आर्क्यूएट न्यूक्लिया की, वो भी हाइपोथैलेमस। हम बात करें लेटरल न्यूक्लियस की, वो भी हाइपोथैलेमस। हम बात करें प्री मेमोरी न्यूक्लिया की, वो भी हाइपोथैलेमस में। गर्ल्स देयर आर ऑलमोस्ट 14 न्यूक्लिया विद इन द हाइपोथैलेमस that take the signals that arise in the body. So it's laden with the nuclei, and you might be getting confused. What is this nuclei? Nuclei is simply group of cell bodies of the neurons, group of cell bodies of neurons within central nervous system. उसको हम न्यूक्लिया बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हाइपोथैलेमस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लिया, ऑलमोस्ट 14 न्यूक्लिया। एंड आउट ऑफ दोस 14 न्यूक्लिया, अगर डोर्सोमीडियल न्यूक्लिया की बात करें, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया की बात करें, आर्क्यूएट न्यूक्लिया की बात करें, हम बात करें पैरामेमोरी न्यूक्लिया की, ये सारे न्यूक्लिया जो है एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेटेड जो हार्मोन्स को रिलीज़ कराते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में। तो हाइपोथैलेमस का यहाँ पे हमें ये समझ आया कि यही हार्मोन्स को रिलीज़ कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्योंकि ये जब सिग्नल देगा, या ये हाइपोथैलेमस खुद भी हार्मोन्स को छोड़ता है पिट्यूटरी के लिए, जो इसकी न्यूरोस्क्रिएटरी सेल्स होती है, जो फिर एक्सटेंड करती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो वहाँ से वो हार्मोन उसको सिक्रिएट कराता है। तो अब हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, क्या हार्मोन्स जो है सिक्रिएट करता है। ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट करता है, इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रिएट करता है। रिलीजिंग हार्मोन मैंने अभी बोला, जो किसी ग्लैंड पे जाके वहाँ से हार्मोन सिक्रिएट कराए। इनहिबिटरी हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो किसी ग्लैंड पे जाके वहाँ से सिक्रीशंस को इनहिबिट कराए। तो अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की, तो
थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बोला था कि हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन वो है जो सिर्फ 3 अमीनो एसिड से बना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हाइपोथैलेमस है, इससे जो निकलने वाला थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 3 अमीनो एसिड्स. It's a releasing hormone. Now what is the action, what is the function of this thyrotropin releasing hormone? It just stimulates pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland to secrete thyroid stimulating hormone. That's it. To stimulate anterior lobe of pituitary gland, वो इसको stimulate कराता है तो वहाँ से thyroid stimulating hormone निकले. This is the function of thyrotropin releasing hormone. Now second is gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone, it stimulates the anterior lobe of pituitary gland to secrete it as gonadotropin hormones, follicle stimulating hormone, intercell stimulating hormone. They should be released from. Now this is the function. This is the only function of gonadotropin releasing hormone. Stimulate anterior lobe of pituitary gland to secrete gonadotropin releasing hormone, whether it is follicle stimulating hormone or whether it is interstitial cell stimulating hormone. These are the two hormones that we discuss under gonadotropin releasing hormone. They are stimulated by the gonadotropin releasing hormone, which comes from hypothalamus. This gonadotropin release is made up of only 10 amino acids. 10 amino acids. After that, it is corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone, once again, it will be stimulating some gland to release its secretion. Now, it stimulates this anterior lobe of pituitary gland to secrete adrenocorticotropic hormone. Final function. That's it. Function of corticotropin releasing hormone, which is almost made up of 41 amino acids. Corticotropin releasing hormone, it stimulates the anterior lobe of pituitary gland to secrete adrenocorticotropic hormone. That's it. After that, it is growth hormone releasing hormone, which is made up of growth hormone releasing hormone, almost made of 44 amino acids. 44 amino acids. It stimulates the anterior lobe of pituitary gland to secrete growth hormone. And there is growth hormone inhibitory hormone. Growth hormone inhibitory hormone that stimulates the once again anterior lobe of pituitary gland to secrete growth hormone inhibitory hormone. That's also called as somatostatin. That acts against the growth hormone. I will discuss that later on. And there are some other hormones like melanocyte cell stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone releasing hormone is also secreted by hypothalamus, which stimulates the intermediate lobe of pituitary gland to secrete melanocyte cell stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone. And then inshallah we'll discuss the function of melanocyte stimulating hormone later on. And there is also one prolactin hormone releasing hormone. Prolactin hormone releasing hormone, it stimulates the pituitary gland to release prolactin, which is milk producing hormone. These are then there is also the prolactin inhibitory hormone. Inhibitory hormone. This prolactin inhibitory hormone PIH, it acts against, it inhibits this pituitary gland not to release prolactin. Now there is a point. Before pregnancy, there is no milk production in females or unmarried girls. Why there is no milk production? Because of the presence of PIH, prolactin inhibitory hormone. Prolactin inhibitory hormone, it inhibits the synthesis of milk. It does not allow the mammary glands by inhibiting the function of some other hormones for milk production. That's the reason. And after pregnancy, this PIH, it gets suppressed and there is release of PRH, prolactin releasing hormone, and that prolactin releasing hormone stimulates anterior lobe of pituitary gland to release prolactin, and then prolactin stimulates the milk production. Now the role of inhibitory and releasing hormone, what is the role of prolactin, this releasing and inhibitory hormone? If there is excess releasing hormone within the body, there is problem. If there are more inhibitory hormones within the body, there is also problem. For example, I will tell you, if the growth hormone ये बॉडी में जो है अपनी क्वांटिटी से बहुत कम निकले, देयर विल बी डिमॉर्फिज्म. अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकले, देयर विल बी gigantism, overgrowth, gorilla type appearance will be there, which means that the hormone concentration within body, it should be normal. If the releasing hormone exceeds, inhibitory hormone comes and decreases the level of this
a particular hormone. If inhibitory hormone tries to suppress, then a releasing hormone tries to overcome. Then there should be balance between these inhibitory hormones and these releasing hormones. If there is no imbalance, then there is the disorder that gets originated. It's very essential for the body to maintain a normal or what I can say equilibrium level of hormones. Now, how this hormone level is controlled within the body, or how hormone level is maintained within the blood, then there is the point or concept this called as metabolic clearance rate. Metabolic clearance rate, it gives us concept regarding the level of hormone within the blood, how it is cleared. तो दो तरीक़ों से ये क्लियर हो सकता है, या तो हार्मोन जो है वो सेल से कम बने, या तो हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करे, वो हार्मोन को कम करे, या तो ब्लड से जो है हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। और इन दो तरीक़ों की वजह से जो है ब्लड की जो हार्मोन लेवल है वो कंट्रोल की जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट। या तो जो सेल जो है हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है वो हार्मोन कम प्रोड्यूस करे, अगर वो ज़्यादा कर रही है वो कम प्रोड्यूस करे, इसकी वजह से ब्लड हार्मोन लेवल जो है वो कम जो है बराबर हो जाए। अगर ज़्यादा आ रही है तो हम कंज्यूम ज़्यादा कराएंगे, कंज्यूम ज़्यादा करने के लिए सेल्स को रिसेप्टर ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, इसकी वजह से जो है हार्मोन की लेवल अगर ज़्यादा हो, अगर कम हार्मोन लेवल हो उस टाइम ग्लैंड या तो ज़्यादा ब्लड में अगर हार्मोन लेवल कम पड़ जाए या तो उस टाइम ग्लैंड ही ज़्यादा प्रोड्यूस करे, या सेल के जो है रिसेप्टर्स वो कम पड़ जाए ताकि वो कम ही हार्मोन को कंज्यूम करे, ब्लड में जो है हार्मोन्स की लेवल नॉर्मल रहे। तो इसके लिए हमने कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट लेना होता है। तो दीज वेर दी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हाईलाइटेड हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड उसके बाद हमने जो है इसकी जो रेगुलेशन जो है मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट, मैंने बोला कि हार्मोन ब्लड में कैसे क्लियर होते हैं। अब है कि रिलीज़ कैसे होते हैं हार्मोन ब्लड में, या कैसे ग्लैंड से सिक्रीशन होती है, या रेगुलेशन कैसे हार्मोन की होती है। देन देयर इज़ कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें हम सर्जेस पढ़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक इट्स वेरी सिंपल, अगर जो है ग्लैंड उसने हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करे, उसने ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ किया, अब ब्लड में हार्मोन की लेवल बढ़ गई, ब्लड की हार्मोन लेवल बढ़ने से वो हार्मोन जो है वो सिग्नल्स जो है ग्लैंड को भेजता है, यार माई कंसंट्रेशन विद इन द ब्लड इज वेरी हाई, now we have to stop the synthesis. This is negative feedback. Increase in the concentration of hormone within the blood suppresses the production of hormone from the gland. This is negative feedback. ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, अब ज़्यादा हार्मोन जो कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाएगा, ब्लड की कंसंट्रेशन जब बढ़ रही है हार्मोन की, वो ग्लैंड को सप्रेस कराए, I do not need any more quantity of hormone. This is negative feedback. One more is the positive feedback. Positive feedback, I will clear this with the example, this LH surge. If the gland produce some hormone, for example there is production of gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone stimulates anterior lobe of pituitary gland to secrete gonadotropin, follicle stimulating hormone, and there will be luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone and luteinizing hormone will go to ovary to produce estrogen. That estrogen, increase in the level of estrogen stimulates more production of luteinizing hormone. This is called LH surge. Increase in the level of estrogen. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या निकलवाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वहाँ से निकलेगा LH। ये दो हार्मोन जाके किडनी को ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, और एस्ट्रोजन की वजह से वापस जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है LH की प्रोडक्शन, और इसको हम LH सर्ज बोलते हैं, LH सर्ज। इसकी वजह से ओव्यूलेशन कंट्रोल होती है। दिस इज़ द नॉर्मल पाथवे फॉर कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन। और फिर इसका थ्रेशोल्ड आता है, इस पॉजिटिव फीडबैक का एक थ्रेशोल्ड, और जब वो थ्रेशोल्ड कवर होता है उसके बाद जो है फिर से हार्मोन की लेवल कम पड़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक। दिस वर द टू फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक विद सर्जेस, हाउ द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन टेक प्लेस। इंशाअल्लाह मुस्तान, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।